आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा राज्य जिसका ऐतिहासिक रुतबा और राजनीतिक दबदबा, मतलब जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन आज उसे अक्सर सिर्फ आर्थिक मुश्किलों के चश्मे से देखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं। आखिर कैसे ज्ञान और सत्ता का वो प्राचीन केंद्र आज एक मेरिट हब या कह लें प्रतिभा का केंद्र तो बन रहा है, लेकिन फिर भी इतने संघर्ष क्यों कर रहा है? सच में ये सवाल दिमाग को झकझोर देता है कि जो जगह कभी प्राचीन साम्राज्यों का पालना थी, वो अचानक से आधुनिक पलायन का केंद्र कैसे बन गई। मतलब एक तरफ वो बेमिसाल सुनहरा अतीत और दूसरी तरफ आज की ये जमीनी सच्चाई। इन दोनों के बीच ना एक बहुत गहरा विरोधाभास है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा और उन कारणों की तह तक जाना होगा जिन्होंने इस भारी बदलाव को जन्म दिया। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, गणराज्य और प्राचीन साम्राज्य की ओर। देखते हैं वो स्वर्णिम अतीत कैसा था। अब अगर कोई कहे कि लोकतंत्र सिर्फ पश्चिम की देन है तो ये पूरी तरह सच नहीं है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज से करीब 2500 साल पहले, जी हाँ 2500 साल से भी पहले, बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी। ये वज्जिका संघ का हिस्सा था और इसे दुनिया का सबसे पहला ज्ञात गणराज्य माना जाता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, यहाँ शासन करने वाले नेता किसी राजघराने में जन्म लेने की वजह से नहीं, बल्कि बाकायदा चुनाव प्रक्रिया के जरिए चुने जाते थे। मतलब सोचिए, आधुनिक लोकतंत्र के आकार लेने से सदियों पहले बिहार में निर्वाचित नेतृत्व का ये सिस्टम मजे से काम कर रहा था। और सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, मगध की धरती से उठी महाशक्तियों का उदय कुछ ऐसा था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध दिया। 1700 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के मगध साम्राज्य से लेकर हर्यक, नंद, मौर्य और फिर शानदार गुप्त साम्राज्य तक, एक के बाद एक इन साम्राज्यों ने सिर्फ भौगोलिक विस्तार नहीं किया, बल्कि बेहतरीन प्रशासन और मजबूत व्यापारिक नेटवर्क का एक ऐसा जाल बिछाया जिसकी कोई मिसाल नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य और महान अशोक, ये वो नाम है जिन्होंने यहीं से पूरे भारतवर्ष को एक नई दिशा दी। फिर आता है 320 से 550 ईस्वी का दौर। इतिहासकार इसे बिना किसी हिचकिचाहट के भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं, वो उस समय कला, साहित्य और विज्ञान का एकदम एपिक सेंटर हुआ करता था। आर्यभट्ट जैसे जीनियस खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ने यहीं रहकर शून्य और खगोल विज्ञान के वो सिद्धांत दिए जिन्होंने सच कहूं तो पूरी दुनिया के विज्ञान को पलट कर रख दिया। ये वो दौर था जब भारतीय वास्तुकला अपने चरम पर थी। और ये सुनकर तो शायद हर कोई दांतों तले उंगली दबा ले। जब मशहूर चीनी यात्री फाहियान प्राचीन पाटलिपुत्र आए तो वो यहाँ के सामाजिक सिस्टम को देखकर पूरी तरह दंग रह गए। क्यों? क्योंकि उस प्राचीन महानगर में मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं चल रही थीं। जी हाँ, नागरिकों के लिए मेडिकल केयर बिल्कुल फ्री थी। आज के इस मॉडर्न दौर में भी यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर लागू करना एक बड़ा चैलेंज लगता है ना? लेकिन उस समय के बिहार में ये एक जीती जागती हकीकत थी। तो फिर इतने शानदार इतिहास के बाद आखिर गड़बड़ कहां हुई? चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, आर्थिक पतन के कारण। समझते हैं कि नीतियों ने कैसे सब कुछ बदल दिया। इतिहास में दो ऐसी नीतियां रहीं जिन्होंने सच में इस क्षेत्र की दिशा ही बदल कर रख दी। पहली थी 1793 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया स्थायी बंदोबस्त, या जिसे हम जमींदारी प्रथा कहते हैं। इसने खेती में निवेश करने या पैदावार बढ़ाने के हर एक मोटिवेशन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। और दूसरी थी आजादी के ठीक बाद 1948 की माल ढुलाई समीकरण नीति, यानी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस नीति के तहत कोयले और स्टील जैसे खनिजों को पूरे देश में एक ही रेट पर उपलब्ध करा दिया गया। नतीजा, बिहार को खनिजों से भरपूर होने का जो नेचुरल फायदा मिलना चाहिए था, वो पूरी तरह छिन गया। इन दोनों नीतियों ने मिलकर 2 सदियों तक बिहार में कृषि और औद्योगिकरण दोनों की रीढ़ तोड़ दी। और सच तो ये है कि ये पतन किसी एक रात का परिणाम नहीं था। ये दशकों तक चलने वाला एक दुष्चक्र था। केंद्र की लगातार अनदेखी, राज्य के बंटवारे के बाद संसाधनों का भारी नुकसान और जमींदारी के कारण हुआ सामाजिक शोषण। डेटा बताता है कि 1991 से 2005 के बीच, जब बाकी का पूरा भारत आर्थिक उदारीकरण के मजे ले रहा था और रॉकेट की तरह बढ़ रहा था, तब यहाँ की जीडीपी एकदम स्थिर रही। इसी दौरान बड़े पैमाने पर पूंजी का विनाश हुआ और जो उद्यमी थे वो भी राज्य छोड़कर जाने लगे। मतलब हालात सच में बहुत चुनौतीपूर्ण हो गए थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही पॉजिटिव हिस्से पर,
मेरिट हब का निर्माण, कैसे शिक्षा के जरिए यहाँ एक नया सवेरा हो रहा है। 62%, 62%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये शैक्षिक परिदृश्य में हो रहे बदलाव का एक बहुत बड़ा ठोस प्रमाण है। सिर्फ 5 सालों के भीतर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों यानी ड्रॉपआउट्स की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि जमीन पर किए गए प्रयास अब सच में रंग ला रहे हैं और स्कूल जाने की एक नई संस्कृति फिर से मजबूत जड़ें जमा रही है। और शिक्षा का ये बूम अब आंकड़ों में भी साफ साफ झलक रहा है। 2011 में जो साक्षरता दर मात्र 61.8% पर अटकी हुई थी ना, वो 2024 तक उछलकर लगभग 72% तक पहुंच गई है। ये 10% की छलांग अपने आप नहीं आई, इसके पीछे राज्य के शिक्षा बजट में की गई भारी बढ़ोतरी और लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल जैसी शानदार योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन साइकिलों ने सचमुच लाखों छात्राओं को स्कूल की चौखट तक पहुंचाकर एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति ला दी है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? समाज की सोच बदल रही है। एक वक्त था जब यहाँ के ज्यादातर युवाओं का बस एक ही सपना होता था कि यार बस किसी तरह एक रेलवे क्लर्क या कोई भी बुनियादी सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन आज डिजिटल टूल्स की सुलभता और गली मोहल्लों तक फैले कोचिंग सेंटर्स ने इन सपनों को एक नई उड़ान दी है। आज की नई पीढ़ी टेक स्टार्टअप्स बना रही है, इंजीनियरिंग में झंडे गाड़ रही है और एंटरप्रेन्योरशिप के रिस्क ले रही है। ये आकांक्षाओं का मतलब सपनों का एक बहुत ही पॉजिटिव इवोल्यूशन है। लेकिन हर कहानी में कुछ पेंच होते हैं। चलिए चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, अनसुलझा रोजगार संकट, जहां हम समझेंगे कि इतनी शैक्षिक सफलताओं के बावजूद पलायन की मजबूरी क्यों है। इन सभी सफलताओं के बीच एक कड़वी वास्तविकता ये भी है कि एक तेजी से उभरता मेरिट हब बनने के बावजूद बिहार आज भी पलायन के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। एक अनुमान है कि 2025 तक लगभग 3 करोड़ बिहारी काम की तलाश में राज्य से बाहर होंगे। अब मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि राज्य ने अपने युवाओं में कौशल और उम्मीदें तो पैदा कर दी, लेकिन उनके लिए नौकरियां पैदा करने वाले लोकल उद्योगों का उस स्पीड से विकास ही नहीं हुआ। तो होता क्या है? अच्छी खासी डिग्री होने के बावजूद भारी संख्या में लोग दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हैं या फिर उन चंद सरकारी नौकरियों की तैयारी में अपने कीमती साल गंवा रहे हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या घर पर मिला एक शानदार रिपोर्ट कार्ड हजारों किलोमीटर दूर मिल रही नौकरियों के आकर्षण को रोक सकता है? एक इतना महान ऐतिहासिक अतीत, शिक्षा में इतनी जबरदस्त वापसी और असीमित युवा शक्ति, इन सब के बावजूद इस नई प्रतिभा को वहीं रोककर स्थानीय आर्थिक समृद्धि में बदलना आज भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि असली विकास का पैमाना आखिर होना क्या चाहिए। खैर, इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नया और दिलचस्प सोचने को जरूर मिला होगा।